अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये इकट्ठे बैठे हुए क्यों हैं। वैसे तो हम लोग हमारे बीच में, हाँ, वैसे तो हम लोग कभी लड़ते रहते हैं और कभी क्या और कभी क्या। तो आज हम लोग इकट्ठे क्यों बैठे हुए हैं? तो इकट्ठे इसलिए बैठे हुए हैं कि ये एक आपको मुझे एक कमेंट आया था। तो ये आपको कमेंट में ऊपर दिखा रहा हूँ। ये कमेंट आया था और इसमें लिखा हुआ था कि आप हमें, इसमें जो लिखा हुआ है कि जो इमिग्रेशन है, जो स्किल वीज़ा है, उसके बारे में आप बताएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार बजाय इसके कि मैं कमेंट में जवाब दे देता हूँ, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो, तो मैं इसको एक वीडियो बना के, तो उस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो स्किल वीज़ा होता है ये क्या होता है। इस वीडियो में वैसे मैं आपको सिर्फ जर्नल स्किल वीज़ा का सिर्फ जर्नल आपको बताऊँगा। अगर किसी को डिटेल चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है और फिर उसके बाद उसको जो है मज़ीद उसको कमेंट के बाद बता सकते हैं और उसके बाद मज़ीद मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो ऐसी कोई मसला नहीं है। तो स्किल वीज़ा जो होता है, हेरा आप शुरू करें ज़रा कि स्किल वीज़ा क्या होता है, ज़रा आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये जो है मेरे से पहले की ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए ये ज़्यादा सही बताएगी आपको, क्योंकि ये भी स्किल वीज़ा पे थी और मैं स्पाउस पे था, तो मैं इसके वीज़ा पर था, लेकिन बेसिकली जो हमारा वीज़ा था वो स्किल वीज़ा था। तो इसलिए ये आपको ज़रा बेटर बताएगी कि स्किल वीज़ा क्या होता है और सारा कुछ। अबासी मत करना आप। तो चलें आप स्टार्ट करें प्लीज़ कि स्किल वीज़ा क्या है। वैसे तो स्किल वीज़ा ये होता है ना कि आपके पास क्या आप प्रोफेशन पे हैं पाकिस्तान में, और अगर उस प्रोफेशन की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में है तो फिर वो आपको अपने चेक करने पड़ते हैं पॉइंट्स वगैरह, आइल्स, स्टडी, एज, और आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपका एक्सपीरियंस। फिर उस लिहाज से किस एक्सपीरियंस से यहाँ पे बन रहा है आपका स्किल, फिर आप अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से। बट वो डिपेंड करता है कि आप किस उस पे आ रहे हैं। आप परमानेंटली यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो उसके पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। आप सिर्फ एज अ प्रोफेशन लेकर आ रहे हैं फिर वापस चले जाएंगे टेम्प्रेरी, तो वो भी एक अलग स्किल वीज़ा मतलब होता है। के कहने का ये, अब जहाँ तक मुझे पता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 3 तरह के वीज़े होते हैं। ऑफ कोर्स 3 तरह के होते हैं ना। हाँ। एक होता है प्रोविजनल, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाह रहे हैं, आप टेम्पररी रह के वापस चले जाएंगे उस चीज़ में, अपने जो आपका प्रोफेशन है उसमें काम करके वापस चले जाएंगे। और प्रोविजनल में क्या होता है, सॉरी प्रोविजनल में कि वो स्टार्ट, हाँ, प्रोविजनल ये होता है कि आप पहले उस प्रोफेशन में रहेंगे, उसमें काम करेंगे और उसके बाद फिर आप परमानेंट होंगे। तो ये 3 चीजें हैं। प्रोविजनल में ये होता है कि पहले आप टेम्परेरी होंगे, उसके बाद परमानेंट होंगे। और परमानेंट ये होता है कि परमानेंट आप वहीं से परमानेंट होके आते हैं, यानी कि वहीं से आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, करते हैं और फिर वहां से आपको वहीं से परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है डायरेक्ट। और फिर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप वहीं से परमानेंट होके आते हैं, यानी कि आपका परमानेंट वीजा होता है। उसके बाद आपको कोई निकाल नहीं सकता यहाँ से, ना ही आपको किसी और वीजा की जरूरत होती है और ना ही कुछ ऐसी बात होती है। प्रोविजनल में ये होता है कि आपको वहां से, एक मिनट अब्बासी मुझे बात करने दो। तो प्रोविजनल में ये होता है कि आपको वहां से आप टेम्परेरी आते हैं और यहाँ पे आके आप काम करने के बाद परमानेंट होते हैं। तो इस तरह से ये जो होता है प्रोविजनल का ये होता है। और टेम्परेरी होता है कि आप सिर्फ टेम्परेरी वीजा पे होते हैं और ईयर्स के लिए यहाँ पर आए, जब तक उस काम की डिमांड है, लेबर चाहिए उस काम के लिए, और फिर आप वापस अपनी कंट्री चले गए। हाँ, तो टेम्परेरी ये कॉन्ट्रैक्ट पे वीजाज होते हैं। हाँ, टेम्परेरी ये होता है। अब उसमें आगे ये तो आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो वीजे होते हैं स्किल, ये किस किस किस्म के होते हैं। ये तो 3 आपको हमने चीजें बता दी ना। उसके बाद ये है कि आपके मतलब जब वीजा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले देखी जाती है आपकी एज, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एज मैटर करती है। तो एज के भी अपने पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितने ज़्यादा एज के हैं पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। जितने आप ज़्यादा एज के होते जाते हैं वैसे ही पॉइंट आपके कम होते जाते हैं। जितने आप यंग एज में होते हैं वैसे आपके पॉइंट ज़्यादा होते हैं। फिर आता है इंग्लिश का टेस्ट, आइल्ट्स या PTE जिसको हम कहते हैं। और फिर उसके बाद आपका जिस प्रोफेशन में आप डाल रहे होते हैं, ऑफ कोर्स आप उसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तभी यहाँ पे वीज़ा डाल रहे हैं।
तो उस प्रोफेशन के ईयर्स काउंट किए जाते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी पोजीशन क्या थी उसमें। फिर उसके बाद और क्या होता है, एक्सपीरियंस, एज, आइल्स, आइलट्स यही होता है, ये मेरे ख्याल से मेन तो चीज़ें यही हैं। लेकिन स्टडी देखी जाती है। हाँ, of course। स्टडी आपकी देखी सिर्फ जाती है। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में तो ऐसे भी लोग होते हैं ना जो बिना स्टडी के भी किसी चीज़ में हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, ऑफ कोर्स अपनी किसी भी वजह से। बट यहाँ पे इनको स्पेशली डिग्री चाहिए होती है कि हाँ आपने स्पेसिफिकली उस चीज़ की स्टडी की भी है या नहीं। हाँ, तो मेन जो बात आपको बताने की है, मैं जो बीच में से इनको बताना चाह रहा था कि आप कि ना आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो होने चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो हम जब भी किसी चीज में भी काम करते हैं तो हमारे पास उस चीज की स्टडी नहीं होती, हम काम करके एक्सपीरियंस ले लेते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक है, वो अगर किसी चीज में काम कर रहा है तो वो उसकी स्टडी नहीं होती गाड़ियां ठीक करने की, उसकी स्टडी नहीं होती, यानी कि मैकेनिक वो स्टडी नहीं करके बनता, वो सिर्फ एक्सपीरियंस से बन जाता है। बेशक वो बहुत अच्छा मैकेनिक हो, लेकिन अगर उसकी स्टडी नहीं है तो ये लोग नहीं मानेंगे कि आप अच्छे मैकेनिक हो। आपकी स्टडी भी होनी चाहिए उसमें, आपका कोई डिप्लोमा, आपकी कोई डिग्री, आपकी कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही अच्छे मैकेनिक हो, अगर आप 1 मिनट में भी गाड़ी ठीक कर सकते हो तो ये लोग नहीं मानेंगे। आपके पास उसका कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट, कोई ना कोई चीज उसमें जरूर होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी एक्सपीरियंस आपका ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी शॉप है तो आपका एक्सपीरियंस बन गया, इस तरह से नहीं होगा। आपकी किसी ऐसी कंपनी के साथ, कोई ऐसी जो रजिस्टर्ड जो इदारा होगा उसके साथ आपका एक्सपीरियंस होगा, तो तब आपका वो एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। ऐसे नहीं है कि आपकी अपनी शॉप थी और वो काउंट होगी, इस तरह काउंट नहीं होगी। सेम मैकेनिक का हो गया या किसी ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, वहां पे तो लोग किसी भी तरीके से करने लगते हैं ना, विदाउट एजुकेशन के भी ब्यूटिशियन बन जाते हैं। पर यहाँ पे हर चीज़ की डिग्री, हर चीज़ का जैसे डिप्लोमा, हर चीज़ की स्टडी चाहिए होती है। हाँ, तो तो ये अगर ये आप चीज स्किल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको उस स्किल की पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने होते हैं, ताकि आप उनको जब वो आपसे मांगे तो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकें। हाँ, तो और एक और बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जो इंग्लिश का जो टेस्ट वगैरह होता है उसमें वो हर एक उसके लिए अलग अलग है, उसके हर पॉइंट्स profession के लिए। अलग है। अगर आप आईटी के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे मूव हो रहा है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए इस बारे में ना। अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे मूव हो रहा है तो डॉक्टर के लिए उसको हाई पॉइंट्स चाहिए, आईटी के लिए उसको हाई पॉइंट्स चाहिए, इसीलिए कोई मैकेनिक मूव हो रहा है तो उसको थोड़े से लो चाहिए। तो मतलब ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दी है। अब एग्जैक्ट पॉइंट्स का मुझे नहीं पता, वो अगर किसी को पता करना हुआ तो वो कमेंट करके, अब आपने इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर हम आपको मजीद उसके बारे में, ये आपको सिर्फ एक जनरल वीडियो बता रहे हैं तो मजीद उसके बारे में आपको बता सकते हैं। लेकिन मोस्टली पॉइंट्स, जैसे तुम ये इंग्लिश के पॉइंट्स की बात कर रहे हो, ये तुम एग्जैक्टली इन लोगों को वैसे बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा एज, एक्सपीरियंस, जब वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करें ना, फिर भी आपके आइल्स के पॉइंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि कितने पॉइंट आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों की एज के पॉइंट इतने अच्छे बन जाते हैं कि उन्हें आइल्स के पॉइंट कम कर लेने पड़ते हैं। तो ये जैसे बेसिकली अकाउंटिंग में सारी कैलकुलेशन एज, स्टडी पे होती है, हाँ, फिर जाके क्या कहते हैं आइल्स के पॉइंट आते हैं। तो वो हर चीज़ एक दूसरे से मैच कर रही होती है कि आप कहाँ पे हैं। नहीं, लेकिन वो एक और चीज में जो इनको बताना चाह रहा था कि हर जो स्किल है जो उस पे आपको डिफरेंट पॉइंट्स आइलेट्स के चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आइलेट्स पास कर लिया तो बस आपका काम हो गया, इस तरह नहीं होगा कि आपने पास कर लिया तो बस ये आपने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। किसी के लिए आपको 6 बैंड चाहिए, किसी के लिए 5 चाहिए, किसी के लिए 7 चाहिए, किसी के लिए 8 चाहिए, इस तरह से होगा। वो डिपेंड करेगा आपके उस ऑक्यूपेशन के पे, आप किस पे आना चाह रहे हैं। अगर आप किसी हाईली जो बहुत हाई पोजीशंस होती हैं, जिस तरह आईटी हो गई या कोई डॉक्टर हो गया या इंजीनियर हो गया वगैरह वगैरह, तो इस पे आपको हाई पॉइंट्स भी चाहिए, क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप डॉक्टर हैं तो आपको इंग्लिश भी उसी हिसाब की आनी चाहिए क्योंकि आप डॉक्टर हैं। आप इंजीनियर हैं तो आपको इंग्लिश उसी हिसाब की आनी चाहिए क्योंकि आप इंजीनियर हैं। तो इस तरह से आपको हर ऑक्यूपेशन के लिए डिफरेंट
आइलेट्स के पॉइंट्स भी चाहिए, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट जो चाहिए होती है वो भी आपको चाहिए, वो भी जरूरी है कि आपको वो तो अपनी दिखानी यहाँ पे होती है लिविंग कैसे करेंगे वो कि आप दिखानी जब होती है स्टार्ट ना में आपने। आएंगे तो आप यहाँ पे कैसे रहेंगे, ठीक है, तो आप कैसे रहेंगे और आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, आप किस तरह से मैनेज करेंगे स्टार्ट में। अगर आपने स्टार्ट में आप आती तो आपको जॉब नहीं मिल जाएगी ना, आप स्टार्ट में कुछ ना कुछ तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको इतने फंड्स दिखाने पड़ेंगे कि आप एटलीस्ट इतने फंड्स होने चाहिए कि 6 महीने साल आप उनको दिखाएंगे कि आप 6 महीने या 1 साल आप सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट जॉब के या विदाउट इसके, तो इतनी स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। और ये आपको एक रफली में एक चीज बता रहा हूं कि आपको ना 1 साल ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट $50,000 आपको चाहिए। ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम आपको $50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको चाहिए 1 साल सर्वाइव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। और एटलीस्ट आपने 1 साल का तो जरूर ही दिखाना है कि 1 साल आप विदाउट जॉब के सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने एक रफली आइडिया दे दिया है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो एटलीस्ट $50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की होनी चाहिए। हाँ, रेंट, खाना पीना, फिर उसके बाद कहीं पे जाना, ऑफ कोर्स आप जॉब ढूंढेंगे, बसों में, टैक्सियों में, उबर वगैरह लेंगे, हाँ, आपने अपना पूरा खर्चा करना है, फिर कपड़े पहनना, तो ऑफ कोर्स ऐसा है वेदर कि के लिहाज से। हाँ, तो एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जॉब जो है आपको इतना मुश्किल नहीं है जॉब मिलना। यहाँ पे जॉब मिल जाती है आपको, कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाती है। आपकी जो स्किल में जिसमें आपको जॉब चाहिए वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन स्टार्ट में ये होता है कि ये सिर्फ मैं आप अपने जो पाकिस्तानी इंडियन जो हमारे देखने वाले बहन भाई हमारे हैं तो उनके एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऑफकोर्स हमें तो पता है ना कि लोग वहाँ से किस मतलब ऑफकोर्स सारे अपना बेटर फ्यूचर देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे मूव होने के लिए। तो आपको जॉब जो है वो अच्छी मिल सकती है, मतलब जॉब आपको कोई भी मिल सकती है, आपका गुजारा करने के लिए जॉब आपको मिल जाएगी। आप किसी भी जॉब में यहाँ पे अगर आप वो करेंगे, कोई भी जॉब आप यहाँ पे कर रहे होंगे तो आपके इतने पैसे आप बन जाएंगे कि आप आराम से यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। बात सिर्फ आपके ऑक्यूपेशन जिस पे आप माइग्रेट होके आ रहे हैं उसमें जॉब आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम में मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दिखाना आपने वही है ना कि आप उसमें जिस ऑक्यूपेशन में आप आ रहे हैं आप उसी में जॉब करेंगे और आपके जब तक वो आपको जॉब नहीं मिलती आपके पास इतने पैसे हैं कि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपने वहां पे दिखाना है। अदरवाइज यहाँ पे छोटी मोटी जॉब तो आप हर बंदे को आराम से मिल जाती है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सिर्फ ये बताने का मकसद ये था कि कोई भी अगर देख रहा हो तो वो परेशान ना हो कि यार जॉब नहीं मिलेगी या कुछ ऐसी वैसी बात है। जॉब मिल जाती है, थोड़ा सा आहिस्ता कर लेना चाहिए। हाँ, बट ये चीज़ भी माइंड में रखें वहाँ से आने वाले कि यहाँ पे आते ही कोई हाई फाई जॉब लग भी नहीं जाती, आपको छोटी मोटी ही जॉब से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, तो ये छोटी मोटी जॉब से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। और ये आपको थोड़ा सा हमने एक चीज़ बताई है कि आप मतलब जो स्किल वीज़ा होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स आपको बताई हैं। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट्स का बताया है, उसके बाद आपको पॉइंट सिस्टम का बताया कि पॉइंट्स आपको इस तरह, अबासिया आहिस्ता करें प्लीज़। तो पॉइंट्स का आपको बताया कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए और कैसे कैसे वो चाहिए। तो ये सारी आपको बातें बताई हैं इन डिटेल। अगर किसी ने एक स्पेसिफिक चीज़ का पूछना है तो वो कमेंट कर सकता है कि इस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हमें बताएं, तो आप स्पेसिफिक चीज़ के बारे में अब आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं। ये सिर्फ एक जनरल आपको बताया कि किस तरह से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और मैं वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा, तो वेबसाइट पे जाके आप वो स्किल्स भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्किल्स हैं जो लिस्ट में है। और क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये आपको स्किल्स की लिस्ट देती है हर साल ही देती है ना ऑलमोस्ट। तो हर साल आपको स्किल्स की लिस्ट देती है कि किस किस स्किल में आप अप्लाई कर सकते हैं और किस स्किल में आप आ सकते हैं। और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको इतना कोई ज़्यादा कंसल्टेंट्स पे भी पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई खुद करना चाहे, कंसल्टेंट भी करना चाहे तो आपकी मर्जी है, किसी भी कंसल्टेंट के जरिए अप्लाई करें तो आपकी मर्जी है। थोड़ा सा आप पीछे हो तो कंसल्टेंट से मतलब आप किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई करना चाहिए, वो आपका अपना मर्जी है। लेकिन यह है कि ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आपको तरीका बताएंगे कि आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। खुद भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, सारा कुछ खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ यह है कि जो नया बंदा होता है, अगर कोई इतना ज़्यादा जिसको नहीं पता तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो कंसल्टेंट से ही रब्ता कर ले तो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया ना हो।
तो ये इन जनरल वीडियो थी। अगर किसी को डिटेल में किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करें, तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो ये एक कमेंट आया था, तो उस कमेंट पे आपको एक जनरल सी वीडियो बना के दी है, ठीक है। अब मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, और एरा आपका भी थैंक यू कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला आज। तो मतलब वैसे तो हमारे लिए टाइम आप निकालती नहीं है ना, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है, मतलब नहीं करती, सॉरी, ये नाराज़ भी हो जाती है ना इस बात पे। तो आपको इसी तरह रोज़ हम नई वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो हमने स्पेसिफिकली आपके लिए सिर्फ इस इमिग्रेशन से रिलेटेड बनाई है कि आपको थोड़ा सा जर्नल बताने के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा कल। अपना बहुत ख्याल रखें, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। खुदा हाफिज़।